आज की कहानी की शुरुआत होती है कोल से, जो अभी कुछ लोगों से लड़ रहे होते हैं और उन्हें बहुत अच्छे से सबक भी सिखा रहे होते हैं। और कोई भी उनके टक्कर का नहीं था वहाँ पर उसी रात को एक क्लब में भी देखते हैं, जहाँ पर हम अपनी हीरोइन आयरा को देख पा रहे थे, जो अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई थी और उस क्लब का मज़ा लेने। पर वहीं पर हम अपने हीरो कोल को भी देखते हैं, जो एक वेटर का काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर आयरा को किसी लड़कों में से एक को चूज़ करना था, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा। पर आयरा को वहाँ पर किसी का भी कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, सिवाय कोल के, जो वहाँ पर उस काम में भी नहीं थे। पर तभी आयरा के पास उनके डैड के सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। पर उसी घबराहट में आयरा भी हॉस्पिटल तुरंत पहुँचती है। यहाँ पर आयरा को पता चलता है डैड पर जानलेवा हमला हुआ था जब वो अपने घर के तरफ निकल रहे थे और अभी उनका बहुत ही ऑपरेशन क्रिटिकल चल रहा होता है। यहाँ पर आयरा ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। पर तभी एक डॉक्टर बाहर और ऑपरेशन रूम से निकलते हैं और वो बताते हैं कि आपके डैड को हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर आयरा पूरी तरह से टूट जाती है और उसका एक पल में दुनिया इधर से उधर हो चुका था। जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। भले वो उतने अच्छे नहीं थे, पर फिर भी आयरा का तो वो डैड ही थे ना। और यहाँ पर आज उनका फ्यूनरल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और पूरे परिवार वहाँ पर आए थे। यहाँ नहीं, कंपनी के बहुत बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर पहुँचे थे। पर यहाँ सभी लोग बस एक ही चीज़ के पीछे थे कि आखिर आयरा के डैड ने अपनी प्रॉपर्टी और अपनी कंपनी किसके नाम पर कर दी है। और जहाँ पर हम देख पा रहे थे, आयरा का भाई, सौतेला भाई भी वहीं पर था और उसकी सौतेली माँ भी वहीं पर थी और कंपनी के कुछ घमंडी लोग भी वहीं पर थे। पर जब सभी को ये बात पता चलती है कि आयरा का जो भी कुछ उन्हें लग रहा था कि उसका कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि उसके डैड ने सब कुछ उसके नाम पर करके गए थे। और ये चीज़ जानकर सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर आयरा के नाम पर उन्होंने सब कुछ क्यों किया। और इसी वजह से सब लोग अब आयरा को अपनी दुश्मन मान लिए होते हैं और ये चीज़ आयरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर उसे बस इतना भरोसा था कि उसके डैड ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया था और अब तो उसे बस अपने डैड के कातिल को ढूंढना था। पर उससे पहले उस पर भी बहुत बड़ी मुसीबत भी थी, क्योंकि इतने दुश्मन उसने एक ही दिन में बना लिए थे। तब उसे सेक्रेटरी गार्ड की तो ज़रूरत थी ही, इसीलिए वो अपने डैड के सेक्रेटरी की हेल्प से अपने के लिए एक बॉडीगार्ड को हायर करती है, जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड आए हुए होते हैं। पर वहाँ पर वो सिर्फ कोल को ही चूज़ करती है और कोल को वहाँ पर देखकर उसे तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि एक रात उसने उसे उस क्लब में देखा होता है और आज वो उसके सामने है। तो इसी वजह से वो थोड़ा उनका टेस्ट लेती हैं और जो भी बाकी गार्ड्स आए हुए थे उनके साथ उनका फाइट करवा देती हैं, जिसके बाद भी हमारे हैंडसम कोल वहाँ पर टिके रहते हैं और सभी को अच्छे से धूल चटा देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखकर आयरा को बहुत अच्छी लगती है। वह इतने आसानी से किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी। वो कोल पर थोड़ा निगरानी रखती है और उसके बैकग्राउंड का चेक भी करती है। यहाँ पर आज मिस्टर कोल को उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है कि उनका ये काम रहेगा कि आयरा का ध्यान 24 घंटे रखना होगा। ये चीज़ देखकर यहाँ पर कोल को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसे लग रहा होता है कि उसने बॉडीगार्ड को हायर किया है या एक नैनी को। पर फिर भी वो अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं और आयरा का हर एक नखरा वहाँ पर वो झेल रहे होते हैं। वहीं पर आयरा की स्टेप मदर भी मिस मिन भी थी, जो आयरा को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी और जो भी कुछ उन्होंने कुछ समय पहले सुना था उसके बाद तो वो वे ऐसे ही उससे नफरत और करने लगी थी। पर वहीं पर बॉडीगार्ड और आयरा के बीच में इतनी करीबी देखकर उन्हें थोड़ा शक तो होता ही है। पर अब दिन रात आयरा पर कुछ न तो कुछ हमला होते ही रहता था और मिस्टर कोल और उसे बचा लेते थे हर बार। ये सब चीज़ देखकर बस कोल से एक ही चीज़ पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता इन सब चीज़ से? तब जिस पर कोल कहते हैं कि अगर मुझे डर लगता तब मैं इस नौकरी के लिए कभी भी अप्लाई करता ही नहीं। और वहीं पर ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर आयरा के पास काम के बाद काम, काम के बाद काम, इतने ढेर सारे काम थे कि वो करते करते थक जाती है, पर उसके काम नहीं ख़त्म होते हैं। वहीं पर आयरा का भाई मिस्टर ली, जो आयरा पर
निगरानी रखे हुए होते हैं और वो देख रहे थे कि आखिर आयरा कंपनी की प्रेसिडेंट बनकर क्या काम कर रही है। और यहाँ पर वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। वो कंपनी के बड़े लोगों के साथ मिलकर, यानी जो शेयर होल्डर्स थे उनके साथ मिलकर कुछ प्लान बना रहे होते हैं। और उस कंपनी में बहुत सारे धोखेबाज भी थे जो मिस्टर ली का साथ देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। और सभी लोग बस यही प्लान बनाते हैं कि जिस तरह से उसके डैड को ख़त्म किया गया है उसी तरह से उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर आयरा के पास एक नई मुसीबत आ जाती है, ये कि मीडिया में ये खबर फैलती है कि खुद ही अपने फादर को रास्ते से हटाने की कोशिश की है ताकि उसे वो गद्दी मिल सके जिसके लिए वो हमेशा से सपना देखा करती थी। यहाँ पर ये झूठा इल्ज़ाम अपने बारे में सुनकर आयरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मीडिया को यही जवाब देती है कि जिसने भी ये झूठा खबर मेरे बारे में फैलाया है, मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ज़रूर लूँगी। उसी समय आयरा को अपनी मॉम का बात याद आता है कि ये दुनिया कितनी बुरी है, जिसके पास अगर ज़्यादा पावर होगा उससे छीनने के लिए और उसको बर्बाद करने के लिए ये दुनिया कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उसे हमेशा स्ट्रांग रहना होगा। ये चीज़ याद कर कर आयरा उन सभी के सामने यही ऐलान करती है कि जिसका भी इसके पीछे हाथ है मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी और उसके खिलाफ लीगल एक्शन तो मैं लेकर रहूँगी। और ये स्टेटमेंट सुनकर वहाँ पर जो भी लोग उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे उनके गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा आयरा ने लगा दिया था। और अब क्या था, अब उसके बाद वो काम चालू हो जाता है। वैसे भी आयरा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पर फिर भी मिस्टर कोल हमेशा उसके साथ खड़े थे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। यही हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर आयरा अपनी मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी उनके ग्रेव पर और वो अपनी मॉम को आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। पर मिस्टर कोल अभी भी उसके साथ थे, ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर उसकी मुलाकात उसकी स्टेप मदर और उसका स्टेप ब्रदर से भी होती है। और हाँ, यहाँ पर ये बता दें कि ये स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इन लोगों का अलग ही स्टोरी है। और यहाँ पर स्टेप ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा चुल मची थी बॉडीगार्ड को टेस्ट करने की, और जब उन्हें पता चलता है उनकी शक्ति के बारे में तब वो तो जल के भुन ही जाते हैं। यहाँ पर आयरा को अपने बॉडीगार्ड पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा था। और अब क्या था, अब उसके बाद आयरा अपने काम पर हमेशा की तरह लग चुकी थी पर उसी तरह से वो आज भी बहुत अकेली थी। पर मिस्टर कोल तो थे ही उसको सपोर्ट करने के लिए और उस बीच में उन दोनों के बीच वो करीबी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये चीज़ यहाँ पर मिस्टर कोल भी फील कर पा रहे थे और आयरा भी। पर फिर भी मिस्टर कोल अपने ड्यूटी से ज़्यादा उसका ख्याल रखना ज़्यादा पसंद किया करते थे। वहीं पर कंपनी का वो टाइम याद आता है सभी को जब प्रेसिडेंट जिंदा थे और सारे कंपनी वाले कितना उनका रिस्पेक्ट करते थे, पर उनके जाने के बाद उनकी डॉटर का कोई भी यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करता था। पर फिर भी आयरा किसी से डरने वाली नहीं थी। वो यहाँ पर उन सभी को, धोखेबाजों को निकाल देगी कंपनी से, उसने यही फैसला लिया था। पर उस बीच में आयरा को अब कोल पर भी शक होने लगता है क्योंकि उसने उसके गर्दन पर एक स्नैक का वो टैटू देखा था। वही टैटू था जहाँ पर और उसके डैड को गोली लगी थी और उस गोली पर वही टैटू का निशान था। इसी वजह से अब आयरा को थोड़ा बहुत शक होता है और जब उन्हें पता चलता है कि ये निशान किस जगह का है और किस कंपनी का है तब वहाँ पर वो शैडो के बारे में जान पाती है। शैडो एक टारगेट करने वाली कंपनी होती है, यानी ये उन्हीं लोगों को मारती है जिनका उन्हें सुपारी मिला हुआ होता है। और यहाँ पर आयरा को लगता है कि कहीं कोल भी उन्हीं लोगों से तो मिला हुआ नहीं है और इस बारे में वो डायरेक्टली कोल से पूछती है कि क्या तुम शैडो को जानते हो। और ये सुनते ही एक पल के लिए कोल को लगता है कि कहीं आयरा को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं और आयरा को अब और भी ज़्यादा शक हो रहा होता है पर वो यहाँ पर कुछ आगे नहीं कहती है। ऐसे एक दिन देखते हैं जहाँ पर आयरा अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर भी होता है। यहाँ पर सभी लोग बैठकर बस ये डिनर तो कर रहे होते हैं पर इस डिनर के पीछे कुछ और ही रीज़न था। वहाँ पर हम पहली बार फ्यूरी को भी देख पाते हैं जो मिस मीन की बेटी होती है और वो कोल को देखते ही उसे पहचान ली थी कि ये तो वही लड़का है जो एक रात उसकी मदद की थी और आखिर ये आयरा का क्यों बॉडीगार्ड है। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है और उससे पूछा भी जाता है कोई सवाल कि अगर उसे जॉब चेंज करना हो तो वो बेशक कर सकता है, उसके लिए वो हमेशा खड़ी है। और यहाँ पर कोल सीधे उसके मुंह पर कह देता है कि वो
अपनी मैडम को, आयरा को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वैसे भी वो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर आयरा को और ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो जो भी कुछ यहाँ पर कोल के लिए फ़ील कर रही थी, वो धीरे धीरे उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील होने लगता है उसे। पर उस रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई होती है, जिस वजह से कोल उसका ध्यान रख रहा होता है। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर आयरा की स्टेप मदर मिस मीन और उसकी स्टेप सिस्टर फ्यूरी वहाँ पर आयरा से मिलने के लिए आए हुए होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की भी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो भी तुम्हारे डैड की ही बेटी है। यहाँ पर आयरा इस बात से साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से फ्यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर उसकी मॉम बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हैं क्योंकि उसे पता है कि इस लड़की को निकाल कर उसे खुद अपनी बेटी को बैठाना है वहाँ पर और उसे उतनी काबिल बनाना है। फ्यूरी का रिलेशन उसके डैड के साथ कैसा है वो अगर समझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि डैड सिर्फ आयरा पर ही भरोसा किया करते थे, ना कि किसी और पर, क्योंकि उनके लाइफ में इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी और इस वजह से उन्हें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पर यहीं पर आयरा के खिलाफ जाकर ये तीनों वो प्लान बनाते हैं कि कैसे उस लड़की को इस कंपनी से निकाल कर हम लोग अपना हिस्सा बराबर बांटें और इसी तरह से सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत तो मिस्टर ली कर रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर अपने चचेरे अंकल से मिलकर आयरा के खिलाफ उसे करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर अंकल भी यही चाहते थे कि उन्हें उनके भाई का कंपनी उन्हें मिल जाए। और एक दिन ऐसे ही था जहाँ पर आयरा को उस शैडो के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ और पता चलता है और वो एक फॉरेनर से कुछ इस बारे में बात भी करते हैं, जहाँ पर आयरा उन्हें अच्छे से सबक सिखाती है। और वहाँ पर और उनका मुलाकात आयरा का मिस्टर डैनी से भी होता है, जो आयरा के बहुत अच्छे दोस्त थे। पर यहाँ पर डैनी को देखकर कूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो वहीं पर उसे देखते ही जेलस फील करने लगते हैं, पर आयरा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब आयरा और डैनी एक दूसरे से अकेले में बात कर रहे होते हैं और मिस्टर कोल को दूर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर आयरा डैनी से कहती है कि तुमने सही टाइम पर आकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। जिस पर डैनी उनसे कहते हैं कि अगर मैं अपनी दोस्त की मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। और वहीं दूसरी साइड मिस्टर ली को भी देखते हैं और कुछ लोगों के साथ उन्हें मीटिंग करते हुए देख रहे थे, जहाँ पर वो फॉरेनर भी आता है जो ज़्यादा गुस्से में था। पर वहाँ पर ली उसे प्रॉमिस करता है कि जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अब अगले दिन आयरा अपने काम पर वापस से लग जाती है और जैसे जैसे डैनी और आयरा का करीबी बढ़ते जा रहा था बात करते हुए, वो चीज़ को कोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या चीज़ है जिसमें सिर्फ मिस्टर डैनी ही मदद कर सकते हैं और वो नहीं। और यहाँ पर डैनी का अगर बैकग्राउंड जाने तो वो भी बहुत बड़े कंपनी के एक इकलौते वारिस होते हैं और आयरा को वो बहुत टाइम पहले से ही जानते थे। पर यहाँ पर आयरा की वो अभी ज़्यादा कुछ मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आयरा को पता था कि उसके दुश्मन कौन है। उसकी स्टेप मदर, उसकी स्टेप सिस्टर और उसके स्टेप ब्रदर, ये तीनों मिलकर आयरा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे। और जैसे जैसे उन्हें मौका मिलता वो आयरा पर उंगली उठाना शुरू कर देते। और वहीं पर आयरा भी किसी से कम थोड़ी थी। वो यहाँ पर जो लोग उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे उनका काला चिट्ठा उनके सामने लेकर आ जाती थी, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और इसी तरह से एक दिन एक आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो आयरा को जान से ही ख़त्म करना चाहता था। इसी वजह से जब उनका ये प्लान फेल हो जाता है तब वो सीधे खुद ही हमला करने आते हैं, पर मिस्टर बॉडीगार्ड वहाँ पर आयरा को बचा लेते हैं और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर अब आयरा पर उसका जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ रहा था दिन पर दिन। इसी वजह से मिस्टर कोल आयरा को अब शूटिंग सिखाना चाहते थे और इसमें आयरा बिल्कुल भी मना नहीं करती है और वो कोल के साथ मिलकर वहाँ पर शूटिंग का प्रैक्टिस भी करती है, जिसके बाद वो बहुत अच्छे से शूटिंग कर भी पाती हैं। पर वहीं दूसरी साइड अगर फ्यूरी को देखें तो वो मिस्टर कोल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी और जिस तरह से करीबी आयरा और कोल का बढ़ रहा था वो देखकर उसे बहुत जेलस फील होता था। पर वहीं पर उसकी मॉम थी जो उसे बस एक टूल की तरह यूज़ कर रही थी ताकि वो आयरा को उसके लाइफ से निकाल सके और जो भी कुछ उसके
हस्बैंड का था वो सब कुछ वो हासिल कर सके। यहाँ पर वो इसी वजह से फ्यूरी को तरह ही वो उसे काबिल बनाना चाहती थी, या ये कहें उससे भी बेहतर। पर आयरा की तरह फ्यूरी उसके काबिल तो नहीं बन पाती है, जो सिवाय उसके लिए और मुसीबत ही खड़ी कर देती है, जिसको अकेले आयरा ही सॉल्व करती है। और इसी तरह से एक दिन मुलाकात उसके भाई से होता है, और वो यहाँ पर एक सौदा करना चाहता था कि अगर तुम डैड के कातिल के पीछे हो और उसके वो ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी, जिसमें तुम्हें कंपनी का सीईओ मुझे घोषित करना होगा, और उसके लिए बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होगा तुमसे। उसके बाद आयरा जितने करीब उस सच के सामने जा रही थी, वो उसके ऊपर ज़्यादा ही मुसीबत आना शुरू हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर कोल पर भी उतनी ही मुसीबत आ रहे होते हैं। यहाँ कोल अपनी आयरा को बचाने की हर वो नामुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि आयरा को सुसाइडों के बारे में पता चले, पर आयरा भी अपने डैड के कातिल को ढूंढना चाहती थी और उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। बीच में मिस्टर कोल को बहुत ज़्यादा चोट भी लगती है, पर वो अब आयरा के सामने आकर अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं, और आयरा भी उस प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। पर उसके बाद यहाँ पर कोल को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि आयरा ने डैनी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था, और ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी कोल को नहीं पता थी। पर अगर सच पता चलती तब भी यहाँ पर कोल यहाँ मना नहीं कर पाते, क्योंकि ये शादी एक नकली शादी थी, क्यों यहाँ पर आयरा के दुश्मन को सामने लाने का और दुनिया के सामने साबित करने का कि कौन असली गुनहगार है उसके डैड के खून के पीछे। और उस बीच में यहाँ पर कंपनी के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके साथ साथ आयरा का भाई को भी। और वहाँ पर आयरा का भाई इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसे पता था कि उसका टाइम बहुत नज़दीक है, पर वहीं पर उसे ये भी धमकी दे मिलता है, यानी वो आयरा को धमकी देता है कि जिसे तुम प्रोटेक्ट अब करना चाहती हो ना, मैं उसे अब जान से ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर आयरा का जो बॉडीगार्ड था, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास था, उसका अब जान बहुत ज़्यादा खतरे में था, और उसकी जान बचाने के लिए आयरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है। भले उस बीच में उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर आयरा कुछ भी नहीं कर पाती है। जब उन लोग फाइनली एक दिन मिन की वजह से किडनैप हो जाते हैं, और यहाँ पर फ्यूरी को भी किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ कोल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर जान बचाए तो बचाए किसकी, और यहाँ पर आयरा को ये भी बात पता चलती है कि कोल पहले शैडो में ही काम किया करता था, और इस चीज़ से उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर उन्हें ये भी पता था कि कोल कभी भी उन्हें तो तकलीफ़ नहीं देगा। और जो भी ये मिन का साजिश था, अपनी खुद की बेटी को भी घायल कर दी थी वो, और यहाँ पर उस बीच में आयरा और फ्यूरी को बचाने के चक्कर में यहाँ कोल अपनी जान गंवा देते हैं हमेशा के लिए। और यहाँ पर मिन को ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और उन्हें लगता था कि मिन इनके इस काम की वजह से कोल तो मर गया कम से कम, पर वो जेल ज़रूर चली गई थी। तो मिस्टर डैनी जो आयरा के साथ वो नकली शादी का प्लान बनाए थे, और जो पहले उन्हें लगता था कि आयरा उन्हें बहुत पसंद करती है, आयरा इस बार खुद ही बोल देती है कि वो पहले उन पर क्रश ज़रूर था, पर अब वो मिस्टर कोल को प्यार करती है और बहुत ज़्यादा करती है। और उन्हें एक दिन ऐसा भी लगा था कि उनसे उनकी शादी हो जाएगी जब तक वो किडनैपिंग ना हुआ होता और कोल ने अपनी जान ना गंवा दी होती। पर यहाँ पर आयरा को पूरा सच नहीं पता था। मिस्टर डैनी तो अपने काम के लिए वापस विदेश चले जाते हैं, और आयरा अपनी कंपनी को संभाल रही होती है उन सारे दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाकर। पर उस बीच में जो भी कुछ आयरा पर अभी भी मुसीबत थी, उसका सामना वो शायद अकेले नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके पीछे ढाल बनकर कोल उसकी हमेशा मदद करते आ रहे थे। और यहाँ पर आज कोल जब आयरा को देखते हैं और आयरा कोल को देखती है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कम से कम कोल जिंदा तो है, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।